Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 1 of online lectures. DLD में हम लोग अभी तक कम्बिनेशनल सर्किट्स कवर कर चुके हैं। सिक्वेंशियल सर्किट्स का ये पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 5 है मॉरिस मैनो की बुक का। इसमें हमने सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में बेसिक्स पढ़नी है पहले लेक्चर में। तो हर जो डिजिटल सिस्टम है वो किसी न किसी कम्बिनेशनल सर्किट से बना होता है। कम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग क्या होती है, उनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ये हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि मैप वगैरह, उनके एक्सप्रेशंस, उनके ट्रूथ टेबल्स, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है या उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये हमने कवर कर लिया। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स भी जो हैं वो उनमें भी कम्बिनेशनल सर्किट्स का एक पोर्शन होता है, लेकिन इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ आ जाती है वो स्टोरेज आ जाती है, यानी कि इसके साथ मेमोरी एलिमेंट्स भी लिंक होते हैं और वो फीडबैक होते हैं इनपुट के साथ। यानी कि जो सिंपल प्योरली कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं वो सिर्फ डिपेंड करते हैं इनपुट की वैल्यूज़ के ऊपर। यानी अगर मैं सिर्फ कम्बिनेशन सर्किट्स का ब्लॉक बनाऊँ तो इनपुट्स होंगी, कम्बिनेशन सर्किट होगा और जस्ट आउटपुट होगी। कम्बिनेशनल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट्स भी होती हैं। यानी कि अगर आउटपुट जो है वो हमारी किसी न किसी एलिमेंट के अंदर स्टोर की जाती है और फिर वो इन आउटपुट जो है उसकी जो स्टेट होती है या उन वैल्यूज़ के ऊपर ये इनपुट भी डिपेंड कर रही होती है। यानी कि फीडबैक लूप लगा होता है। ये वैल्यूज़ भी इनपुट के तौर पे, ये इनपुट के साथ जो है वो इनका भी अमल दखल होता है, फिर इसकी वजह से जो है हमारी आउटपुट चेंज हो जाती है। तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं, जो मेमोरी एलिमेंट्स इनमें लगे हों या जो जिनमें जो है वो इनपुट्स के साथ जो फीडबैक में आउटपुट भी आ रही हो या उनकी स्टेट आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स। The storage devices are elements are devices capable of storing binary information। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इनको। इसमें भी होगा हमारे पास डाटा जो वो बाइनरी होगा। ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है, इसको जो स्टोर किया जाता है इसको हम स्टेट भी कहते हैं किसी भी टाइम के ऊपर, जैसे कि फ्यूचर वैल्यूज़, प्रेजेंट वैल्यूज़, पास्ट वैल्यूज़, ये टाइम पे डिपेंड कर रही होती हैं वैल्यूज़, तो इनको हम स्टेट कहते हैं। The sequential circuit receives binary information from external inputs. These inputs, together with the present states of the storage elements, determine the binary value of the output. तो sequential circuits में जो आउटपुट होती है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि ये जो मेमोरी एलिमेंट्स में जो डाटा स्टोर है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। यानी कि इनपुट और इसके साथ ये जो मेमोरी एलिमेंट्स आ रहे हैं, आउटपुट जो है वो इन दो पे डिपेंड कर रही होती है। They also determine the condition of changing the state in the storage elements. A sequential circuit is specified by a time sequence of input, output and internal states. तो बेसिकली जो कम्बिनेशनल सर्किट्स थे उनमें इनपुट थी और आउटपुट थी, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में इनपुट भी है, आउटपुट भी है और साथ इंटरनल स्टेट्स ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स भी या स्टोरेज एलिमेंट्स भी हमारी वो भी इंक्लूड होती हैं। दो टाइप के सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, एक को कहते हैं जी सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। हम ज़्यादा फोकस जो है वो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स पे करेंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स में जो है वो हमारे इसी तरह से है होंगे, दोनों में मेमोरी एलिमेंट्स लाजमी होंगे, एसिंक्रोनस में भी और सिंक्रोनस में भी। The behavior of the circuit depends upon the input signals and at any instant of time and the order in which the input change. Asynchronous sequential circuits में asynchronous systems, the storage elements consist of logic gates whose propagation delay provides the required storage। यानी कि इसमें जो स्टोरेज हमारे एलिमेंट्स हैं वो गेट्स से बने होते हैं, यानी कि उसी टाइम के ऊपर गेट्स आगे लगे होंगे, स्टोरेज एलिमेंट्स में गेट्स लगाए होंगे और जो उनकी वैल्यू आ रही होगी वही फीडबैक में पीछे इनपुट्स के साथ आ रही होती हैं। Thus, an asynchronous sequential circuit may be regarded as a combinational circuit with feedback। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि asynchronous भी combinational circuit ही होता है। उसमें जो मेमोरी एलिमेंट है वो भी combinational circuit ही होता है, लेकिन उसमें जो है वो फीडबैक के तौर पे एक जो है वो आउटपुट जो है वो हमारी वापस इनपुट्स की तरफ आ रही होती है। Because of the feedback among logic gates, an asynchronous sequential circuit may become unstable at times। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है कि ये जो है वो अनस्टेबल हो जाती हैं। इस तरह के सिस्टम्स में कोई क्लॉक नहीं होता या कोई वेव फॉर्म नहीं होती जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा को लिया जाए या टाइम लिमिट रखी जा सके। जो आउटपुट आ रही होती है वही डायरेक्टली फीडबैक में चली जाती है, जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं और इस तरह के इश्यूज आते हैं।
तो इसकी जो है वो इसका अल्टरनेट जो है इसके लिए बेहतर जो है वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स है। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमारे पास ये ब्लॉक तो वही होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट तो कोई ना कोई होगा, लेकिन अब हम मेमोरी की जगह पर फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह इस तरह के जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये एलिमेंट्स सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक सिग्नल के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। जब भी दो एलिमेंट्स को सिंक्रोनाइज करना हो, या जिस तरह हमारे कंप्यूटर में एक क्लॉक होता है, जिस तरह से हम सीपीयू ने कोई डाटा मेमोरी से लेना हो या मेमोरी ने सीपीयू से प्रोसेसर से कनेक्ट करना हो, तो एक क्लॉक के ऊपर कनेक्शन किया जाता है। तो चीज़ें सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्लॉक को यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी काम होगा वो इन क्लॉक पल्सेस पे होगा। लेट्स से कि पहला जो डाटा आएगा वो हम कह देते हैं कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल पे आ जाए, सेकंड जो है वो सेकंड क्लॉक साइकिल पे आए। तो इस क्लॉक के अकॉर्डिंगली सारा कुछ होगा जो कुछ भी होना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सिग्नल होगा, हमारे पास पल्स होती है यूजुअली, ये इस पल्स के अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, लैचेस हो गई और ये चीज़ें हो गई, ये हमारे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में आते हैं। इनको हमने जो है वो इनकी मदद से हम डाटा को होल्ड रखते हैं या स्टोर रखते हैं, और फिर ये एज ए जो है वो फीडबैक हम इसको यूज़ करते हैं। These circuits employ signals that affect the storage elements only at discrete instant of time. Synchronization is achieved by a timing device called a clock generator. Provides a clock generator जो है वो provide करता है, हमें एक trend provide करता है या clock pulses provide करता है. Clock pulses are distributed throughout the system in such a way that storage elements are affected only with the arrival of each pulse. इनका जो है इस पल्स का जो है वो टाइम पीरियड सेम होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन पल्सेस के ऊपर काम होना है जो भी होना है। अगर पहला डाटा आएगा तो वो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, इस तरह से क्लॉक के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ होता है। तो फिर सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज रहती हैं, जितने ब्लॉक्स हैं या एलिमेंट्स होंगे ये आपस में सिंक्रोनाइज रहेंगे, तो इसलिए इसको हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। In practice, the clock pulses are applied with other signals that specify the required change in the storage elements. Circuits that use clock pulses in the input of storage elements are called clocked sequential circuits. तो इनको हम जो clock pulses को use करते हैं, इस तरह के synchronous sequential circuits को हम clocked sequential circuits भी कहते हैं। तो ये जो storage elements इसमें use होते हैं उनको हम flip flop कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, इनकी क्या बेसिक्स हैं, वर्किंग क्या है, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अगर बाय डेफिनेशन देखें तो फ्लिप फ्लॉप इज ए बाइनरी स्टोरेज डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर एक बिट का डाटा स्टोर रखना है या एक बिट का डाटा होल्ड रखना है तो उसके लिए हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। इसमें क्लॉक होता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिंक्रोनस डिवाइसेस हैं या चीज़ें सिंक्रोनाइज होंगी इसके अंदर। Latches are the basic circuits from which all flip flops are constructed. तो लैचेस के थ्रू जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन लैचेस में क्लॉक नहीं होता, इसका मतलब ये सिंक्रोनस नहीं होते बल्कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। लेकिन फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हमें लैचेस की ज़रूरत होती है। तो लैचेस जो है वो हम कह सकते हैं कि बेसिक है हमारे जो सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं उनके अंदर, लेकिन ये सिंक्रोनस नहीं होते बल्कि एसिंक्रोनस होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं कर सकते सिक्वेंशियल सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स में, लेकिन हम इनके थ्रू ऐसे फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं जिनको हम एज ए सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट यूज़ कर सकते हैं। तो लैचेस जो है वो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं लेकिन एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं। पहली जो लैच है वो हमारे पास है SR लैच, ठीक है। तो SR मीन्स S मीन्स सेट एंड R मीन्स रीसेट। इसकी जो सर्किट डायग्राम है उसमें दो नॉर गेट्स लगे हुए हैं क्या, और इसके अंदर एक इनपुट R है और एक इनपुट S है। इट मीन्स कि हम यहाँ इन दोनों चीज़ों को अपने तौर पे इनपुट्स हैं तो इन दोनों को अपने तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो सिंपल सी वर्किंग है वो ये है कि अगर हम सेट पे 1 भेजेंगे, यानी हम जब कह रहे हैं कि सेट हाई हो और रीसेट 0 हो, यानी अगर हम चाहते हैं कि पहली इस लाइन को देखें और अगर हम यहाँ पे डाटा भेजते हैं, फॉर एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्यू मेरी आउटपुट है और ये अल्टरनेटिवली उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगी, तो आउटपुट मेरी क्यू है और उसका अल्टरनेट हमेशा यहाँ पे
उसका कम्प्लीमेंट ही आएगा, क्योंकि ये इस तरह से फीडबैक में लगे हुए हैं। आर अगर हम चाहते हैं कि सेट को हम 1 करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं मेरी आउटपुट पे 1 होल्ड रहे, 1 आए, तो मैं यहाँ पे 1 भेजूंगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ 1 भेजना है तो यहाँ पे हमें 0 भेजना होगा। यानी अगर इनपुट का ये कम्बिनेशन हो 1 0, तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, और ये खुद ही इसके यहाँ पे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ये हो कैसे रहा है? ये इस तरह से हो रहा है कि जब 0 यहाँ से पास करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, जब इसमें से नॉर में से 0 पास करेगा तो इस नॉट की वजह से ये 1 हो जाएगा, ये 1 जब यहाँ पे आएगा तो इसके साथ हो जाएगा, तो 1 1 हमें ऑटोमेटिकली नॉर में 0 देता है। तो ये मेरे पास जो है इसका नॉर का अगर ट्रूथ टेबल आपको याद हो तो ये इस तरह से वर्किंग करेगा। तो अगर आउटपुट पे सेट भेजना हो यानी 1 करना हो तो हम एस को 1 इनपुट भेजते हैं और आर को 0 भेजते हैं, इसको हम कहते हैं सेट स्टेट। तो ये हमने पहले वाली जो कंडीशन है ये कर ली। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये हो सकता है कि हम इसे, अब ये इसकी आउटपुट की स्टेट यहाँ पे सेट हो गई, अब ये Q यहाँ पे 1 हो गया और Q कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट जो है वो आउटपुट भेजते हैं, लेट से यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट जो हम स्टेट भेजते हैं वो भेजते हैं जी, लेट मी, अगर 0 0 अब हम सेंड करेंगे, ये वाली हमारी वैल्यू इनपुट्स क्लियर हो गई, तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। अब लेट से अगर हम 0 0 भेजेंगे तो 0 0 का मीनिंग ये है कि हम डाटा को होल्ड स्टेट में रखना चाहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आउटपुट पे जो भी वैल्यू होगी वो होल्ड रहेगी जब तक कि हम यहाँ पे 0 0 भेजेंगे। 0 0 भेजने से आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे अगर 0 था तो 0 रहेगा, इन दिस केस यहाँ पे 1 हो गया था यानी सेट था, तो ये सेट ही रहेगा। तो अगर डाटा हम होल्ड रखना चाहते हैं या सेव रखना चाहते हैं तो हम इनपुट पे 0 0 भेजेंगे, और जब तक ये 0 0 रहेगा आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, या हम कह सकते हैं ये होल्ड स्टेट है 0 0। एस आर पे इनपुट्स हैं, ये हम अपनी मर्जी से भेजते हैं। अगर हम इन्हें 0 0 भेजेंगे तो इट मीन्स के हमारे आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं आउटपुट को रीसेट करना, यानी कि अगर हम चाहते हैं 0 लेके आना क्यू के ऊपर, तो फिर हमें जो है वो डाटा जो भेजना होगा वो आर को 1 करना होगा और एस को 0 करना होगा। अगर इस तरह का केस करेंगे तो इस तरह से हमारी जो आउटपुट आएगी वो ऑटोमेटिकली क्यू रीसेट हो जाएगा, यानी 0 जगह इसके अकॉर्डिंगली ये 1 हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा वर्क करके देखें तो 1 यहाँ से जब पास करेगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फीडबैक में जब 0 यहाँ पे आएगा तो ये 0 इसमें से पास होकर 1 हो जाएगा, और ये 1 जब इधर आएगा तो 1 1 पे में नॉर में 0 ही मिलता है, ठीक है, और ये ऑलरेडी 0 है, तो 0 0 में 1 देता है। तो ये सेटिस्फाई हो रही है ये भी कंडीशन। तो अगर रीसेट करना हो तो क्यू को हम 0 कर लेते हैं। ये जिस तरह से मैं इसको करके देख रहा हूँ इनपुट आउटपुट को, तो एक साइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसको फीडबैक में लाते हैं, फिर इसको आगे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से फिर फीडबैक में लेके आएंगे। तो उसके लिए इसका ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए नॉर का, जो हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अगेन अब इस डाटा को अगर होल्ड करना है तो हमें फिर दोबारा यहाँ पे 0 0 भेजना होगा। अगर 0 0 भेजेंगे तो डाटा होल्ड रहेगा, जब तक 0 0 रहेगा ये डाटा होल्ड रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वैल्यू इज क्यू। 0 है तो 0 होल्ड रहेगा, 1 है तो 1 होल्ड रहेगा। यानी अगर मैंने डाटा होल्ड करना है तो मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे 0 0 भेज दूंगा। अब ये जो मेरी आउटपुट है ये होल्ड रहेगी। होल्ड के लिए हमें 0 0 सेंड करना होता है, जैसे ये सेट करना हो तो इसको 1 करना होता है, रीसेट करना हो तो इसको 0 करना होता है, इसको 1 करना होता है। तो ये सारी चीज़ की बेसिक जो ऑपरेशन है, इसकी वर्किंग है वो एसआर लैच की वो ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 0 0 भेज रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 1 भेज देते हैं तो ये इनवैलिड स्टेट होती है। तो एसआर लैच में हमने कोशिश करनी होती है कि कभी भी इनपुट कम्बिनेशन 1 1 ना हो। 1 1 होने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये फीडबैक या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। हमारा Q अगर 1 है तो ये 0 होना चाहिए, Q कॉम्प्लीमेंट, अगर Q 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम 1 1 भेज देते हैं तो ये 1 यहाँ से पास होकर 0 देता है,
और फिर ये 0 1 0 में यहाँ पे 0 दे देता है, फिर ये 0 बैक आके 0 1 0 दे देता है। 0 0 कभी भी नहीं हो सकता, ये इनवैलिड कंडीशन है। Q और Q कॉम्प्लीमेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो SR लैच में ये प्रॉब्लम है, ये इनवैलिड कम्बिनेशन है। हमने इनपुट पे SR को कभी भी 1 1 नहीं करना होता। अगर डाटा सेट करना हो तो फिर हमने S को 1 R को 0, और डाटा होल्ड करना हो किसी भी टाइम पे तो 0 0। अगर S 0 और R 1 कर देंगे तो डाटा रीसेट हो जाएगा, यानी Q 0 हो जाएगा। तो आपने ये कम्बिनेशन देना, 1 1 इज इनवैलिड कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है SR लैच। ठीक है, SR लैच में ही हमने नॉर के साथ कैसे SR लैच बनाई वो हमने देखा। उसमें हमने ये देखा कि 0 0 पे नो चेंज आता है या डाटा होल्ड हो जाता है, इसको नो चेंज भी कहते हैं, यानी आउटपुट पे जो होगा वही रहेगा। 0 1 S0 R1 करेंगे तो R मीन्स रीसेट 1 है, 1 हो जाएगा, आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी, Q 0 हो जाएगा। अगर S1 है तो आउटपुट आपकी Q जो है वो 1 हो जाएगा। अगर 1 1 करेंगे दिस इज इनवैलिड कंडीशन है, क्योंकि Q और Q कॉम्प्लीमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकते। SR लैच नैंड गेट को यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे इसमें सेकंड डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हमारे पास ये है। इसमें बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे नैंड लग गया है इस नॉर की जगह पे। अब तो इसका ट्रूथ टेबल चेंज होगा, जिसकी वजह से सारी लॉजिक जो है वो उल्टी हो जाएगी। इस केस के अंदर 0 0 जो है वो हमारा इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि 0 0 भेजेंगे तो आउटपुट पे 1 1 आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें सेट करना हो तो S को 0 करते हैं और R को 1 करते हैं, यानी इससे उल्टा काम है। डाटा होल्ड करना हो तो हम 1 1 करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 1 मीन्स नो चेंज या डाटा होल्ड। और अगर आउटपुट को रीसेट करना हो, Q को 0 करना हो, तो फिर हम 1 0 एज ए इनपुट भेजते हैं, यानी S पे 1 और R पे 0। वही चीज़ है सारी, लेकिन अब इसको NAND से यूज़ किया गया है। फंक्शंस वही हैं, एक कंडीशन इनवैलिड है, सेट कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है, या उसको डाटा को होल्ड या नो चेंज कैसे करना है। लेकिन क्योंकि NAND से इम्प्लीमेंट किया गया तो चीज़ें उल्टी हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, क्योंकि NAND का ट्रूथ टेबल और होता है और NOR का और होता है। तो NAND वाली अगर लैच आप यूज़ करेंगे तो उसमें अगर सेट करना है तो S को 0 और R को 1, रीसेट करना है तो S को 1 और R को 0, अगर नो चेंज करना है तो 1 1, और अगर 0 0 भेजेंगे तो वो इनवैलिड कंडीशन है। तो हम ये कंडीशन कोशिश करते हैं कि ऐसा कम्बिनेशन ना ही है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है SR लैच विथ कंट्रोल इनपुट। ठीक है, ये अगर इस ब्लॉक को, इस डायग्राम फर्स्ट वाली को अगर हम गौर करें, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम नॉर वाले लैच वाली लैच को देखते हैं। अगर हम इसको गौर करें तो ये SR लैच लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक। इसकी फंक्शनैलिटी वही है जो कि हमारी हमने अभी देखी है। एक सेट कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है, डाटा होल्ड कैसे करना है, और एक कंडीशन इसमें इनवैलिड है। लेकिन इसे हम एक इनपुट से कंट्रोल कर रहे हैं, या एक कंट्रोल के लिए हम एक इनपुट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं C। ठीक है, इसके अंदर ये एक एडिशनल चीज़ है C जो लगा हुआ है। ठीक है, ये C हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि C के थ्रू हम इसको पूरी लैच को कंट्रोल कर सकें। यानी अगर C पे 0 होगा तो ये जो आउटपुट पे जो चीज़ रहेगी वही रहेगी, इसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी। R और S को आप जो मर्जी कर लें, कोई चेंज नहीं आएगा। R S की किसी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये कह सकते हैं कि हमने इसकी फंक्शनैलिटी ऑफ कर दी। एंड गेट की ये प्रॉपर्टी है कि जब तक यहाँ पे दो एंड गेट्स लगे हुए हैं, ये एंड गेट अगर हम देखें तो एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसमें एक भी वैल्यू अगर 0 हो तो आउटपुट जो है वो 0 आती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं C को 0 कर देता हूँ, C को 0 करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आउटपुट और ये इस एंड गेट की आउटपुट, ये कभी भी 1 नहीं हो सकती, यानी इसको कभी भी आगे 1 नहीं है, ना R1 होगा ना ही S1 होगा, क्योंकि एंड गेट का मतलब ये है अगर एक भी 0 हो गया तो आउटपुट एंड गेट की 0 आएगी। यानी रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ R एंड S, C अगर 0 है तो यहाँ पे कोई चेंज
नहीं आएगा, ये वर्किंग नहीं करेगा आपका जो आर एस लैच है। क्यू पे जो चीज़ होगी वही रहेगी। उसने ये चीज़ टेबल में इस तरह से शो किया है कि अगर हमने सी को 0 कर दिया तो इट मीन्स आर और एस में को जो मर्जी करते रहें, डोंट केयर उसने लगा दी, यानी क्रॉस का मीनिंग है 0 कर दें 1 कर दें, इसको भी 0 कर दें 1 कर दें, डेटा होल्ड ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। एक किस्म का स्विच के तौर पे हम इसको सी को एज ए कंट्रोल इनपुट यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी अगर इसकी लेनी है तो हमें फिर यहाँ पे इसको 1 करना होगा। जब हम इसे 1 कर देंगे तो उसके बाद वही काम होगा। अगर S1 होगा तो 1 1 यहाँ पे में 1 मिलेगा और यहाँ पे R0 होगा। सेट के लिए यही कंडीशन थी कि 1 भेजें और 0 भेजें। ये 1 1 भेजेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 0 भेजेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये वही काम करेगा जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यानी अगर इसकी फंक्शनैलिटी जो हमने पढ़ी है वो हमें अचीव करनी है तो हमें इसको 1 करना होगा। अगर हमने नहीं करनी, इसको टर्न ऑफ करना है, तो हम इसे सी को 0 कर देंगे। आर और एस को जो मर्जी होता रहे, हमारा जो आउटपुट पे है वही रहेगा। सी जब 1 हो जाएगा तो फिर वही काम होगा। अगर S1 होगा तो सेट, S0 S1 एंड R0 होगा तो सेट, अगर S0 होगा और R1 होगा तो रीसेट, 1 1 पे तो अगेन इनवैलिड है, 0 0 पे डाटा होल्ड रहता है। वही काम जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, वही वाला ऐसा लैच अपना प्रॉपर जो है वो काम करने लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है। लेकिन एक एडिशनल इनपुट हमने लगा ली जिसको हम कंट्रोल इनपुट कह रहे हैं। इस कंट्रोल इनपुट के थ्रू हम इस एसआर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से नैंड के लिए, नैंड में भी यही काम है इसका, सी का जो कंट्रोल इनपुट है। अब जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो डी लैच है। डी को हम डाटा लैच भी कहते हैं। ये जो हमने ऐसा लैच में देखा वो हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई जो कि थी इनवैलिड कंडीशन। 0 1 है, 1 0 है, 0 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर फंक्शनैलिटी हमें इसकी मिलती है। लेकिन ये जो इनवैलिड कंडीशन है, अगर मैं अब सारी चीज़ें नॉर के अकॉर्डिंगली डिस्कस करूंगा, इसको हमने क्योंकि देखना था वो देख लिया। अगर हम नॉर लैच की बात करें तो 1 1 पे इनवैलिड कंडीशन आ जाती है, यानी क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इनवैलिड कंडीशन है। इस इनवैलिड कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए एक नी लैच उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हम कहते हैं डी लैच या डाटा लैच। One way to eliminate the undesirable condition for the indeterminate state in the SR latch is to ensure that inputs S and R are never equal to 1 at the same time. तो इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब ये दोनों इक्वल टू 1 होते हैं, यानी जब दोनों बराबर होती हैं तो ये कंडीशन आती है। तो डी लैच में उन्होंने कहा कि इस तरह की कनेक्शन करो कि दोनों चीज़ें इक्वल हो ही ना, दोनों चीज़ें सेम होंगी नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी तो 0 0 होल्ड कंडीशन भी नहीं आएगी, जो कि हमें चाहिए होती है 0 0। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम उसके लिए फिर कंट्रोल को यूज़ करेंगे, क्योंकि कंट्रोल के थ्रू भी हम नो चेंज अचीव कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 0 0 से ही करना हो। तो डी लैच हैज़ 2 इनपुट्स, data directly goes to the S input and it complements is applied to the R input. C is control. इसकी डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। जैसे कि ये हमने किया कि डी लैच इस तरह से बना दिया। ये हमारे पास एस आर है वही, ठीक है, ये जो लास्ट में हमने बनाया था एस आर लैच। ये एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे एस और आर का कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से यहाँ पे एंड नहीं बल्कि नैंड लगाया गया। इस पर अगर हम गौर करें तो ये पोर्शन वही है, अगेन ये हमने लास्ट में देखा है, ये पोर्शन वही है, लेकिन हमने ये किया कि एस और आर जो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया और साथ एक नॉट लगा के इसको डी इनपुट कर दिया। यानी अब एस और आर यहाँ पे अलग अलग, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक एस था और एक आर था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर दी, एस लगा दी और आर के साथ एक नॉट गेट भी लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 होगा तो एक गेट में 0 जा रहा होगा और नेक्स्ट वाले में ऑटोमेटिकली 1 जा रहा होगा। अगर ये 1 होगा डी तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इट मीन्स के कभी भी ये दोनों सेम नहीं हो सकते, हमेशा ये दोनों डिफरेंट होंगे।
तो वो जो हमारी कंडीशन है 1 1 वो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब इसकी वर्किंग कैसे हो, वही जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमें सेट करना चाहिए डिवाइस को, रीसेट करना चाहिए और नो चेंज। डाटा हम होल्ड भी करना चाहते हैं क्योंकि हम इसे एज ए मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि अगर C 0 हो, ठीक है, अगेन C अगर 0 हो जाएगा तो मैंने आपको कहा था ये कंट्रोल इनपुट है। इट मीन्स कि ये कंट्रोल इनपुट का मतलब ये है कि अगर C 0 है तो डाटा आउटपुट पे होल्ड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। C 0 मीन्स Q पे जो भी वैल्यू होगी वही रहेगी, यानी इट मीन्स दिस विल बी अनचेंज या नो चेंज। अगर इस लैच को ऑन करना है या इसकी वर्किंग लेनी है तो हमें यहाँ पे जो है इसको 1 करना होगा। 1 करेंगे, जब हम इसे 1 करेंगे तो ये यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि एक 0 होने से ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। 1 मीनिंग 1 के बाद अब हमारे पास जो बच गई है वो इनपुट बच गई है, D बच गई है। D अगर 0 होगा तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा, D अगर 1 होगा तो आउटपुट पे D अगर 1 होगा तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। यानी अगर हमने रीसेट करना हो तो हम D को 0 करेंगे, लेकिन C 1 होना चाहिए उस टाइम पे। अगर Q को सेट करना हो तो फिर हम D पे 1 करेंगे। तो रीसेट के लिए D को 0 कर देना है और सेट के लिए D को 1 कर देना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस टाइम पर C हमारा 1 होना चाहिए। अगर डाटा को होल्ड करना है तो फिर हमने यहाँ पे C को, अगर हम चाहते हैं डाटा होल्ड रहे तो फिर हमने C को 0 कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि D को जो मर्जी होता रहे, 0 हो जाए 1 हो जाए जो भी हो जाए, यहाँ पे जो उस टाइम पे डाटा होगा वही रहेगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 होल्ड रहेगा, 0 होगा तो 0 होल्ड रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे की हुई है। C 0 है तो D जो मर्जी हो डाटा होल्ड रहेगा, Q पे वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी। 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। अगर C 1 है और D 0 कर दिया, रीसेट कर दिया, तो Q 0 हो जाएगा और 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर इस 0 के बाद मैं C को 0 कर दूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे 0 ही रहेगा जब तक कि C चेंज नहीं होगा। जैसे C 1 और D भी 1 हो जाएगा तो आउटपुट सेट हो जाएगी, और डाटा अगर होल्ड करना चाहते हैं 1 वाला तो फिर हम C को 0 कर देंगे। रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ D, जो भी होगी आउटपुट आपकी वही रहेगी जो होनी थी। ये सारी चीज़ें हम टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, शो करते हैं, या इसके लिए हम टाइमिंग डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। यही सारे केसेस दिखाने के लिए टाइमिंग डायग्राम DLD में यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये शो की गई है। इसका मतलब ये है कि हमने इन कम्बिनेशंस को यहाँ पे शो करना है। तो हमने एक C बना लिया जो 0 1 0 1 0 1 0 1 हो रहा है, और हमने D की डिफरेंट वैल्यूज दे के इसको देखेंगे क्या आउटपुट क्या आ रही है। जैसे कि C अगर 0 है, यहाँ पे देखें C अगर 0 हो तो D की कोई भी वैल्यू हो आउटपुट अनचेंज रहेगी। लेट्स से कि C 0 था, D भी 0 था, और उसने कहा कि जी Q आपका 0 है, जो भी पीछे से आ रहा था। ये हमने पहली एक स्टेट बना ली। नेक्स्ट जो है वो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि C 1 हो गया और D भी 1 हो गया। C 1 होगा और D 1 होगा तो Q भी 1 हो जाएगा, तो Q को हमने हाई कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर C 0 हो जाएगा, ये यूजुअली क्लॉक पल्स की तरह होती है, C अगर 0 हो जाएगा तो यही डाटा होल्ड रहेगा, अब ये 1 आगे तक रहेगा। अब इसके बाद जब तक C 0 रहेगा ये 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आगे हमने क्या किया कि C को फिर से चेंज कर दिया, 0 से 1 कर दिया और D को भी 0 कर दिया, यानी 0 ये 1 कर दिया और ये 0 कर दिया। इट मीन्स कि अब C हमारा क्या है 1 और D हमारा क्या है 0। 1 0 पे क्या होगा, रीसेट होगा, तो ये आपका Q जो है वो 0 हो जाएगा, और ये Q तब तक 0 रहेगा जब तक कि ये कम्बिनेशन रहे या आपका C 0 रहे। C 0 रहेगा तो ये 0 ही रहेगा। तो इस तरह से टाइमिंग डायग्राम के थ्रू हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। या अगर आपको एग्जाम में कहा जाए कि इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो या इसकी लॉजिक बताएं तो ये बनाना होगा। अगर कहा जाए कि टाइमिंग डायग्राम के थ्रू शो करवाएं आउटपुट कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है, तो वो फिर टाइमिंग डायग्राम के थ्रू शो किया जा सकता है।
एक और उसने टाइमिंग डायग्राम बनाई है सी को यूज करके, सेम वही लैच है, ठीक है, और वही इसका ट्रुथ टेबल है, सारा कुछ वही है, बस उसने सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। उसने ये किया कि एक दफ़ा जो स्टेट थी उसके बाद उसने सी को थ्रू आउट सी 3 साइकिल उसने क्या कर दिया, हाई कर दिया। यानी इस जब जब C1 होगा तो ये काम करेगा, C1 होगा तो इसका मतलब है, इसका अगर हम इसको इस एंगल से देखें, अगर C1 होगा तो D की वैल्यू से आउटपुट पे इफेक्ट आएगा, अगर C0 होगा तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी C अगर 1 1 है, जैसे यहाँ पे इस पूरी वेव फॉर्म में C1 है, अब D जो होगा वही आउटपुट होगी, जैसे कि D अगर 1 है तो आउटपुट 1 है, D अगर 0 है तो आउटपुट 0 है, Q0 है। यानी C अगर 0 हो जाएगा तो जो आउटपुट थी वही रहेगी जब तक कि C1 नहीं होता, ये ऊपर वाली कंडीशन। D latch has an ability to hold data in its internal storage, ठीक है, अब इसके थ्रू हम जो है वो डाटा को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कैसे करेंगे, जब भी हम C को 0 रखें, मतलब अगर हम एक डाटा 1 है, 1 बिट की स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल Q आपका 1 है, आप चाहते हैं अब ये 1 मेरा स्टोर है, लेट्स से कि 10 साइकिल्स तक या काफ़ी देर तक हम चाहते हैं कि ये डाटा होल्ड रहे या स्टोर रहे, तो हम C को क्या करेंगे, C को 0 कर देंगे। C जब तक 0 रहेगा तब तक Q पे 0 था तो 0 ही स्टोर रहेगा, अगर 1 था तो 1 ही स्टोर रहेगा। It is suited for our use as a temporary storage for binary information, तो temporary storage के तौर पे यूज होगा। This circuit is often called transparent latch, तो transparent latch भी कहते हैं। The output follow changes in the data input as long as the control input is enabled, तो आउटपुट जो है वो आपकी तब चेंज होगी जब आपकी कंट्रोल इनपुट एनेबल होगी, यानी अगर एनेबल मीन्स 1, अगर C1 होगा तो आउटपुट चेंज होगी, अदरवाइज आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो जी ये था लैचेस के बारे में कि लैच जो है वो किस तरह होती हैं। तो इसमें हमने SR लैच देखी। SR लैच जो है वो हमने कहा कि एसिंक्रोनस हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट की एक टाइप है। लैच में हमने SR लैच को देखा, फिर SR लैच में हमने नैंड गेट और नॉर गेट दोनों से उसको इम्प्लीमेंट करके देखा, उसकी फंक्शनैलिटी देखी, डाटा होल्ड कैसे करना है, सेट कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है। फिर उसमें हमने देखा कि एक कंडीशन आई जो कि इनवैलिड थी, यानी कि अगर नॉर के केस में देखें तो 1 1 दे तो आउटपुट सेटिस्फाई नहीं होती, क्यू इक्वल हो जाता है क्यू कॉम्प्लीमेंट के, जो कि इनवैलिड कंडीशन है। उसको टैकल करने के लिए डी लैच इंट्रोड्यूस करवाई। डी लैच में हमने कहा कि इनपुट को सेम होने ही ना दें, सेम इनपुट नहीं होगी तो आउटपुट पे ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। तो डी लैच में हमने एक कंट्रोल इनपुट देखी और एक डी देखा। अगर सी हमारा 0 होगा तो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, सी अगर 1 होगा तो आउटपुट पे चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डी। अगर डी 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगी, डी अगर 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास लैचेस के बारे में था। इन लैचेस के थ्रू हम आगे फ्लिप फ्लॉप्स बनाते हैं जो कि सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो उसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।